Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to English lecturer or subject specialist preparation classes. This is English lecturer इमरान अब्बासी. दोस्तों आज हम कोर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स. ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. ना सिर्फ आपकी टेस्ट के लिए बल्कि इंटरव्यू में भी सवाल बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट से पूछे जाते हैं. अभी जो इंग्लैंड में बहुत सारी मूवमेंट्स चली, ठीक है, राइट फ्रॉम दी 15th सेंचुरी टू मॉडर्न पीरियड, वो सारी हम एक एक करके उसके सारी जो है ना डिटेल्स में हम जाएंगे, मिसाल देखेंगे और उनके जो लोग थे वो भी देखेंगे कि किसने ये मूवमेंट चलाई. तो सबसे पहले आज हम जो जो पहली मूवमेंट पढ़ेंगे वो मेटाफिजिकल पोइट्स की, यानी कि मेटाफिजिकल जो मूवमेंट है वो पढ़ेंगे. ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा तारुफ दे दूँ कि इंग्लैंड के अंदर जो मूवमेंट्स चली थी वो मैं आपको थोड़ा आउटलाइन बता दें. सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्स, ठीक है, 17th सेंचुरी. कैवलियर पोइट्स, रॉयलिस्ट कौन थे, वो क्या करते थे, उनको ये नाम क्यों दिया गया. फिर अगस्टन्स जो है 18th सेंचुरी की मूवमेंट क्या थी, उनके आइडियल्स, ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, किस चीज़ों पे उन्होंने काम किया था, वर्क्स कौन से थे. रोमांटिसिज्म को भी डीप में देखेंगे. लेक पोइट्स और गॉथिक फिक्शन, ये जो लेक पोइट्स और गॉथिक फिक्शन दोनों साथ साथ जो है ना पनपना शुरू है. फिर प्री राफिलिट्स जो थे, सेवन ब्रदरहुड, जो 7 लोग थे इस मूवमेंट में शामिल थे. इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, कौन सा इन्होंने काम किया, वो भी सारा कुछ देखेंगे. आर्ट फॉर आर्ट से एक एस्थेटिक मोमेंट, ऑस्कर वाइल्ड वगैरह सब कुछ हम क्लियर करेंगे. फिर हम आएंगे मॉडर्निज्म के अंदर, जिसके हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द लॉस्ट जनरेशन, वर्ल्ड वार वन पोइट्स, इमेजिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न, फिर ट्रेंच पोइट्स भी इसमें हम देखेंगे कि वो कौन थे और क्या करते थे. तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. अच्छा, तो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं ताकि आप अपनी सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चर की तैयारी अच्छी कर सकें मेरे प्लेटफॉर्म से. तो दोस्तों ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स यानी कि मूवमेंट है वो 1600 से 1690 यानी 17th सेंचुरी में बहुत ही इफ़ेक्टिव एज थी. ठीक है, इसको 17th सेंचुरी मूवमेंट भी कहा जाता है. इसके जो बेसिक टॉपिक्स थे, जो राइटर्स थे, मेटाफिजिकल पोइट्स थे, उन्होंने लव और रिलीजन पे खास तौर पर इन्होंने काम किया. हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्री मार्क्ड बाय बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीट्स. अच्छा, कंसीट्स और मेटाफोर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए. मेटाफोर होता है एक आम तौर पे एक जो हमारे दिमाग में एक ऐसी कंपैरिजन है जो हमारा जो सेंस है वो माने. ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई अ मैन इज़ लाइन. ठीक है, मर्द तो अभी लाइन तो हो सकता है, लेकिन कंसीज जो होती है वो फार फेच्ड सिमिलीज होती है. लेकिन कहीं भी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि भाई जो हमारे दुश्मन है वो सूरज की तरह है और जो हमारे वालिदीन है वो आसमान की तरह है. लेकिन एक बंदे को आसमान और सूरज के से जो हम कंपैरिजन देते हैं तो वो कंसीड्स हो जाती है. बोल्ड होती है, इंजीनियस होती है. इंजीनियस मतलब स्किल्ड फॉर इन्वेंटिवनेस होती है. बहुत सोचते हैं, इन्वेंट करते हैं और सही तरीके से किसी न किसी, जैसे उसमें कहते हैं ना कि भाई पैराडॉक्स इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें सच दिखाई देता है. इतने इंटेलेक्चुअल वो कंपैरिजन्स होती हैं, कंसीड्स होती हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं. आगे मैं मिसाल भी देता हूँ आपको वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. इनकॉन्ग्रुअस इमेजरी, इमेज ऑफ सन एंड मून, मैंने आपको बताया था कि मतलब इनकॉन्ग्रुअस मतलब जिसकी कोई मैच ही ना हो, कुछ कंपैरिजन भी ना हो, उसकी वो इमेजेस वो भी देते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी एंड सटलिटी ऑफ थॉट, बड़े ही कशीदा और डिफ़िकल्ट अपने आइडियाज़ लिटरेचर के अंदर उन्होंने लाए. मेटाफोर्स उन्होंने बहुत इस्तेमाल किए. देखें अभी ये क्या कहता है, जॉन डन क्या कहता है हॉली सोनेट के अंदर, थोड़ा देख लें फिर आपको मेटाफिजिकल सारा सब कुछ समझ आएगा. डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ दाउ शल डाई. वो अभी मौत को कह रहा है कि मौत तुम्हें फ़ख्र नहीं करना क्योंकि तुमने बहुत ही ज़हीन लोग, बहुत ही अजीम लोगों को मारा है, लेकिन तुम भी फ़ख्र मत करो, तुम भी मर जाओगे. ठीक है, तुम्हें भी मौत आएगी, तुम्हें भी मौत आएगी. ये पोइट तभी कह रहा है कि जब पोइट है यानी जो अच्छे लोग हैं वो जब जन्नत में दाखिल होंगे तो मौत के पीछे मौत के लिए रह क्या जाएगा जिसको वो मारेगी. ठीक है, तो उसके बाद ये मेटाफिजिकल पोइट्स डेलिब्रेट हार्शनेस और रिजिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन लिखते हैं कि जिसमें खाम खा मतलब वो अपने टॉपिक और अपने थीम को थोड़ा डिफ़िकल्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. इसमें डॉक्टर जॉनसन ने डेफिनेशन दी थी. अच्छा, ड्राइडन वाज फर्स्ट टू यूज़ द टर्म व्हेन क्रिटिसाइज डन इन 1693. अभी जो मेटाफिजिकल टर्म है वो किसने जो है ना वो कॉइन की थी, बनाई थी ड्राइडन ने, जब उन्होंने जॉन डन के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था कि ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स इन हिज आर्मर्स वर्सेस द नेचर ओनली शुड रेन, व्हेन द नेचर ओनली शुड रेन.
अच्छा, डॉक्टर सैमुअल्स डेफिनेशन कहते हैं मेटाफिजिक्स है क्या? द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड टुगेदर बाय वायलेंस। अभी देखो मिसाल के तौर पर एक लाइफ की बात चल रही है, दूसरा डेथ की बात चल रही है, तीसरा सेलिब्रेशन की बात चल रही है, ठीक है। लेकिन लिटरेचर में क्या होता है, या तो हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, या तो डेथ यानी सेलिब्रेशन या कोई किसी इवेंट के बारे में बात करते हैं ना। तो वे कहते हैं मेटाफिजिकल हेट्रोजीनियस होते हैं, सारे आइडियाज मिलाकर एक जगह पर वो फिट कर देते हैं। वायलेंस बड़ी ही शिद्दत तरीके से, डेथ बी नॉट प्राउड दाउ। अच्छा, आगे भी हम देखते हैं कि जॉन डन वो किस तरीके से इसको ये सैमुअल डेफिनेशन से वो जो है ना वो मैच करती है। मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे? जॉन डन था, ठीक है, एक्सटेसी इन्होंने लिखी थी, जॉर्ज हर्बर्ट था, हेनरी वॉन था, एंड्रयू मार्वल एंड रिचर्ड क्रैशू थे, ठीक है। अभी आपको मेटाफिजिक्स तभी समझ आएगी जब आपको पता चलेगा कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है क्या। तो बेसिकली ये एक्सटेंडेड अनकन्वेंशनल मेटाफोर है दैट अपीयर टू बी अनरिलेटेड। मतलब एक ऐसा मेटाफोर, जैसे हम कहते हैं कि भाई बंदा शेर है, ठीक है, उसका चेहरा चांद है या वो चांद है, तो ये हमें समझ आता है कि भाई किसी ब्यूटी यानी किसी लाइटनिंग से हमें कंपेयर यानी किसी ब्रेवरी से हमें कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर अनकन्वेंशनल होता है, बहुत ही जो कॉमन चीज़ ना हो उसके साथ वो जो है ना वो अनरिलेटेड अपीयरेंस होती है। जैसे देखें, अभी जॉन डन दो लवर्स को कैसे कंपस में आपस में जो है ना वो कंपेयर करते हैं। अ ब्रोकन हार्ट इज लाइक अ डैमेज क्लॉक। एक तो ये कहता है, देखो एक डैमेज क्लॉक, टूटी हुई घड़ी है वो, देखो अ ब्रोकन हार्ट, जो टूटा हुआ दिल है वो टूटी हुई घड़ी की तरह है। अभी किस तरीके से टूटी हुई घड़ी की तरह है? चलो टूटी हुई घड़ी तो चलती भी नहीं है, तो दिल तो चल रहा है, लेकिन वो उसको कंपेयर कर रहा है, अनरिलेटेड चीज़ है लेकिन कंपेयर कर रहा है। ऐसे मेटाफिजिकल कंसीट कहते हैं। फिर कहता है इफ़ दे बी टू दे आर टू, सो जब दो लवर्स हैं, दो हैं, तो वो दो ही रहेंगे। एज स्टिफ ट्विन कंपस आर टू, जैसे कंपस के दो स्ट्रिंग्स, दो पहिए, यानी कि जो दो सुइयाँ होती हैं वो ट्विन होती है, वैसे वही होते हैं। द सोल द फिक्स्ड फूट मेक्स नो शो टू मूव बट डथ इफ द अदर डू सो। अभी देखो वो कहते हैं उनका सोल जो है ना इसी तरीके से वो उनका पैर पैर से मिला होता है। अगर वो एक चाहे वो चलना शुरू कर दे, लेकिन वो चल नहीं सकेंगे क्योंकि दूसरा नहीं चलेगा। ये कहता है भाई, जॉन डन कहता है वैलिडेशन फॉर बेटिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन, क्योंकि वो दो जो कंपस के अंदर जो सुइयाँ होती हैं, निडल्स होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं। इस तरीके से लवर्स भी किसी न किसी रिलेशन में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी एक इसका फ्ली पोएम है बाय जॉन डन, ब्लड सकर। अभी फ्ली एक किस्म का चलो कहते इंसेक्ट है, जो कि जॉन डन इस शायरी में कहता है कि ब्लड सकर, वो ब्लड जब वो फ्ली एक लवर पर बैठती है और वो दूसरे लवर पर ब्लड, और दोनों ब्लड पर बैठती है, दोनों का जो ब्लड सक करती है। अभी देखो उस फ्ली के अंदर दोनों का ब्लड आ जाता है, तो वो कहता है हमारा जो ब्लड है फ्ली के अंदर, एक हम दोनों का उस फ्ली के अंदर है। तो हम कहीं न, चलो हम फिजिकली साथ तो नहीं है, लेकिन हम फ्ली के अंदर तो हमारा खून एक जैसा है ना। तो इस तरीके से वो इस चीज़ को लेकर वो सेलिब्रेट करता है। जॉन डन की एक्सटेसी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा मज़ा आएगा कि उसमें तो एक फिज़िकल कनेक्शन की बात करता है, ठीक है। फिज़िकल कनेक्शन ही हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ भेज देता है कि दो लवर्स होते हैं, वो एक रिवर की यानी लेक की मतलब किनारे पर बैठे होते हैं, हाथ उनके मिले होते हैं, उनका दिल मिला होता है, और वो एक ऐसी एक्सटेसी में जाकर पहुंचते हैं जहां पर उनके जो सोल्स हैं, रूह हैं, वो जो है ना वो अपने मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था लेक्चर, आज हम मेटाफिजिकल पोइट्स, उनकी फ़िलासफ़ी, उनके पोइट्स और मिसालों के साथ समझाया मैंने, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।